नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस एक पन्ने की जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है बल्कि हमारे पूरे देश की आत्मा की कहानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1949, तारीख 26 नवंबर। दिल्ली का सेंट्रल हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ। माहौल में ना एक अजीब सी शांति है। एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ बरसों की मेहनत की थकान। उस हॉल में बैठे हैं 299 सदस्य। सोचिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतनी लंबी कड़ी मेहनत के बाद वो एक ऐसे दस्तावेज को फाइनल टच दे रहे हैं जो करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने वाला था। और उन सब की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, एक नए, आजाद और संप्रभु भारत का सपना। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतना बड़ा, इतना विशाल दस्तावेज, उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से परिचय से, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल। पर सवाल यह है कि आखिर इसका असली मकसद क्या है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये प्रस्तावना आखिर है क्या चीज? इसको ना कुछ बहुत ही आसान उदाहरणों से समझते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसे समझने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला, मान लीजिए कि ये हमारे संविधान का एक आईडी कार्ड है जो एक नज़र में बता देता है कि भारत क्या है और इसके आदर्श क्या हैं। दूसरा, आप इसे किसी किताब के प्रीफेस या भूमिका की तरह भी देख सकते हैं, जो पूरी किताब का निचोड़ बता देती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें बताता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है और इसे बनाया ही क्यों गया था। और इसी के महत्व को समझाते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। मतलब साफ है, अगर संविधान के शरीर को समझना है तो पहले उसकी आत्मा को, उसकी रूह को समझना होगा। तो चलिए अब उन शब्दों में गहराई से उतरते हैं जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर, बड़ी सूझबूझ से चुना था। ये वो शब्द थे जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान कर रहे थे। हम भारत के लोग, एक पल के लिए रुकिए और इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। ये साफ साफ कहते हैं कि इस संविधान को बनाने की, इसे अपनाने की ताकत किसी राजा महाराजा या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं है, बल्कि वो ताकत सीधे भारत की जनता से आती है। असल में ये वही भावना है जो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में थी, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। तो हम यानी भारत के लोगों ने मिलकर खुद से एक वादा किया। वादा क्या था? पहला वादा था भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का। दूसरा वादा था यहाँ के हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने का। और तीसरा, हम सबके बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रस्तावना कोई मुश्किल कानूनी भाषा का दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये तो एक वादा है, एक सपना है। वो सपना जो भारत के लोगों ने एक साथ देखा और खुद से खुद को पूरा करने का वादा किया। चलिए अब प्रस्तावना के उन 5 सबसे जरूरी शब्दों, या कह सकते हैं कि 5 स्तंभों को समझते हैं, जिन पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी शासन व्यवस्था आज टिकी हुई है। तो सबसे पहला शब्द है सार्वभौम, यानी सॉवरेन। इसका मतलब बहुत सीधा है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से। चाहे वो हमारे देश के अंदर के कानून हो या दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते, हम पर किसी और देश का कोई कंट्रोल या कोई दबाव नहीं है। अच्छा, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 2 शब्द है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शुरू में यानी ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि भारत का जो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है, उसे और भी ज्यादा साफ तौर पर बताया जा सके। तो अब सवाल आता है कि समाजवादी का मतलब क्या है? देखिए, भारत के लिए इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में जो अमीर गरीब का फासला है, उसे कम किया जाए, सबको बराबर मौके मिले। जैसे सरकार जो गरीबों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है, वो इसी सोच का एक उदाहरण है। और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर का मतलब? इसका मतलब है कि सरकार की नजरों में, देश की नजरों में सभी धर्म बराबर हैं। देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा
और सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। हर इंसान को अपने अपने विश्वास और अपनी आस्था को मानने की पूरी आजादी है। अच्छा, इन दो शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार को जनता चुनती है, सिंपल। और गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद, वो भी चुनाव से भरा जाएगा। वो किसी राजा रानी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। वो डेमोक्रेटिक तो है पर रिपब्लिक नहीं, क्योंकि वहां की हेड ऑफ स्टेट आज भी महारानी होती हैं। तो इन 5 स्तंभों पर देश को खड़ा करने के साथ ही प्रस्तावना ने 4 बड़े लक्ष्य भी तय किए। वो लक्ष्य क्या थे? हर नागरिक के लिए न्याय, सोचने और बोलने की आजादी, सभी को बराबर स्टेटस और मौके, और ऐसा भाईचारा जो हर इंसान की गरिमा और देश की एकता को बनाए रखे। तो अब सवाल ये उठता है कि सब ठीक है, ये सब तो बन गया, लेकिन इतने साल बाद आज के भारत में इस प्रस्तावना की क्या अहमियत है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना बनकर रह गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए एक गाइडिंग कंपास की तरह काम करती है, मतलब एक ऐसा यंत्र जो सही दिशा दिखाता है। जब भी कभी किसी कानून को समझने में, उसकी व्याख्या करने में कोई कंफ्यूजन होता है, तो हमारी अदालतें और सरकार इसी प्रस्तावना की तरफ देखती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि हम संविधान की मूल भावना से भटक नहीं रहे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो केशवानंद भारती केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि संसद इसमें बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके जो बुनियादी सिद्धांत है, इसकी जो आत्मा है, उसे नहीं बदल सकती। तो अगली बार जब ये शब्द कहीं पढ़ने को मिले, हम भारत के लोग, तो एक पल रुककर ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये हर भारतीय के अधिकारों की और साथ ही उनके कर्तव्यों की भी कहानी है। ये एक जिंदा वादा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि प्रस्तावना में लिखे ये महान शब्द, ये आदर्श, क्या ये सिर्फ शब्द हैं या फिर हम सबकी एक जिम्मेदारी भी हैं? इन मूल्यों को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में जिंदा रखने के लिए